आपको बहुत ही सरल तरह से जन्मपत्री का जो विषय है उसको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अनुमान लगा सकते हो और किसी भी व्यक्ति विशेष की आप कुंडली देख करके ये जान सकते हो। नेचर वाइज आदि सभी प्रकार की जो चीजें हैं व्यक्ति के जीवन में उसका आप अनुमान लगा सकते हो। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप कुंडली के जो भाव है 12 ग्रह है उनको किस प्रकार से देखना चाहिए और कौन से भाव में किस विषय पे विचार करना चाहिए, तो वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये जो कुंडली है इसमें जो फर्स्ट से 12 जो खाने हैं उनके अंदर प्रत्येक खाने के अंदर प्रत्येक भाव के अंदर एक विशेष चीज हम देख सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। और प्रत्येक घर जो बना हुआ है वो एक विशेष चीज को दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में कौन सी चीज कौन से खाने पर निर्भर करती है और हम कौन से घर पे देख सकते हैं उसको। तो चलो सर्वप्रथम हम देखते हैं ये जो फर्स्ट है इसको देखते हैं। जो फर्स्ट जो घर है ना उसमें हम व्यक्ति की क्या चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें व्यक्ति के शरीर की बनावट देखते हैं कि स्वास्थ्य पक्ष है, शरीर की जो बनावट है वो देखते हैं कि कद लंबाई ये होगा, अन्यथा वो व्यक्ति कद से सामान्य होगा या मध्यम होगा, ये सब चीजें हम इसमें देखते हैं। इसी के साथ भी इसके अंदर वो स्वास्थ्य पक्ष है व्यक्ति का उसका निर्णय हम करते हैं। स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होगी व्यक्ति की वो हम इसमें देखते हैं। इसी के साथ गोर वर्ण होगा या श्याम वर्ण होगा, रंग जो है व्यक्ति का वो कौन कैसा रंग होगा ये चीज इस पे निर्भर करती है। इसी के साथ में आयु है, जो आयु का स्वास्थ्य पक्ष का निर्णय कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम पहले खाने में देख सकते हैं, फर्स्ट भाव में देख सकते हैं। उसके बाद में जो सेकंड नंबर का है उसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे। सर्वप्रथम इसको बोलते हैं परिवार भाव। परिवार भाव है तो इसमें परिवार भाव का हम निर्णय कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कुटुंब परिवार से जो भी रिलेटिव है उन सब का हम इस भाव में देख सकते हैं। इसके साथ ही जो पैतृक धन संपदा है व्यक्ति की, जो पिताजी की है दादाजी की है छोटा, उसका निर्णय हम कर सकते हैं कि दादाजी की जो पोजीशन है वो कैसी रही होगी, पिताजी है उनकी पोजीशन कैसी है, उनका जो पैतृक जो संपत्ति है उससे हमें लाभ होगा अन्यथा नहीं होगा, हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीजें। इसके साथ साथ ही हम इसमें पड़ोसी, हमारे जो पड़ोसी है उनको देख सकते हैं। फिर इसमें जो वाणी है व्यक्ति विशेष की उस वाणी का निर्णय कर सकते हैं कि व्यक्ति की मधुर वाणी रहेगी अन्यथा कठोर वाणी रहेगी, उनका बोलने का क्या रहेगा, स्पष्टवादिता रहेगी अन्यथा वो लज्जाशील रहेंगे। ये सब चीजें इसमें। साथ ही साथ इसमें दाहिनी जो आंख है, दाहिनी आंख की पीड़ा है तो उसका भी निर्णय हम इस भाव में कर सकते हैं। और इसको मृत्यु भाव भी बोलते हैं। साथ ही साथ कि इसमें जो आयु का निर्णय भी इसमें होता है, इसमें भी आयु का निर्णय होता है, तो साथ ही साथ इसमें भी आयु का निर्णय हम कर सकते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु विशेष हम देख सकते हैं किस प्रकार से कौन सी बीमारी से हो सकती है। तो ये सब चीजें हम दूसरे घर में देख सकते हैं। उसके बाद में है तीसरा घर। तीसरे घर को हम पराक्रम भाव बोलते हैं। ज्योतिष की मान्यता है, पाराशर जी की मान्यता है जो है तीसरे भाव को पराक्रम भाव की संज्ञा दी गई है। इसमें हम व्यक्ति विशेष के स्वयं के जिसकी कुंडली है उस व्यक्ति का पराक्रम देख सकते हैं कि उसका पराक्रम कैसा है, वो अंदर से कितना स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, और उसके छोटे भाई बहन है उनका सुख इस भाव में देख सकते हैं कि छोटे भाइयों का सुख रहेगा अन्यथा नहीं रहेगा, छोटे भाई है नहीं है या बहन है छोटी नहीं है, वो सब चीजें हम इसमें देख सकते हैं। इसमें साथ ही साथ हम जो माता की पीड़ा है, माता की आयु है, उसका निर्णय भी इस भाव में हम कर सकते हैं कि माता की आयु कितनी रहेगी या माता की कौन सी पीड़ा है, कौन सा ग्रह खराब रहेगा, तो इसमें माता की आयु का निर्णय करते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं जो चौथा घर है उसमें चलते हैं हम। इस भाव को भौतिक सुखों का कारक माना गया है। साथ ही साथ इसको मातृ भाव, माता का भाव कहा गया है, माता भाव की संज्ञा दी गई है। तो इसमें विशेष रूप से हम जिन चीजों को देखते हैं वो सर्वप्रथम है माता की स्थिति।
माता की आयु के साथ साथ माता का स्वास्थ्य हमारे प्रति या हमारे द्वारा माता को क्या सहयोग प्राप्त होगा, माता का सुख किस प्रकार से रहेगा, ये चीजें देख सकते हैं। इसके साथ ये देखते हैं कि हमारे जीवन में भौतिक सुख जो जमीन, मकान, वाहन आदि है, उनका सुख इस भाव में देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें क्या देखते हैं कि अक्सर होता है कि किसी को अचानक का लाभ की प्राप्ति होती है, कोई अचानक धन की प्राप्ति होती है, गड़ा धन प्राप्त हो जाता है, जमीन संबंधित जमीनों से लाभ की प्राप्ति, तो जमीन से कोई भी एंगल से लाभ की स्थिति प्राप्त होती है, मकान, वाहन इनकी प्राप्ति होगी या नहीं होगी, ये सब चीजें इस पे निर्भर करती है। वाहन आदि है, व्यक्ति का जीवन में कोई फ्लैट में रह रहा है या किराए के मकान में रह रहा है, और साथ ही ये देख रहा है कि हमें मकान की कितने समय बाद में प्राप्ति होगी या हमारा स्वयं का मकान कब तक बनेगा, तो ये सब चीजें हम देखते हैं चौथे घर में। उसके बाद में हम चलते हैं पांचवें घर में। जो पांचवा घर है उसको क्या बोलते हैं, किस भाव की संज्ञा दी गई है, इसको पुत्र संतान भाव और शिक्षा का भाव माना गया है। इसमें हम व्यक्ति की जो शिक्षा है उसका निर्णय करते हैं कि व्यक्ति की शिक्षा कैसी रहेगी, वो कौन सी फील्ड में जा सकता है, उसको सब्जेक्ट कौन सा दिलाना चाहिए, उसी के साथ उसका संतान भाव से कि संतान जो हो रही है उससे किस प्रकार से सहयोग और किस प्रकार का उससे संबंध रहेगा संतान से, और संतान कैसी प्राप्त होगी, संतान आगे क्या प्रोग्रेस करेगी, तो ये सब चीजें हम पांचवें घर में देख सकते हैं। पांचवा भाव प्रणय भाव भी माना गया है, प्रेम संबंधों का भी कारक है। अधिकतर जैसे अफेयर, लव मैरिज है, तो इनका जो है इनकी स्थिति वो पांचवें घर से संबंधित है, तो पांचवें घर में ये सब चीजें हम देख सकते हैं। इसी के साथ हम निर्णय कर सकते हैं स्वयं के इष्ट का, हमारा आराध्य जो ईश्वर है वो हमारे आराध्य कौन से रहेंगे। कोई भगवान हनुमान जी के रूप की आराधना करता है, भगवान सियाराम जी की, भगवान शिव जी की, तो जो भी चीजें हैं वो इस भाव पे भी निर्भर करती है पूर्ण रूप से कि इष्ट कौन सा बनाना चाहिए व्यक्ति विशेष को। फिर हम चलते हैं आगे छठे घर में। जो छठा घर है उसको ऋतु भाव की संज्ञा दी गई, शत्रु भाव। शत्रुता किस प्रकार से रहेगी, हमें शत्रु परेशान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमें विजय की प्राप्ति होगी, अन्यथा शत्रु हम पर हावी रहेंगे, और साथ ही साथ वाद विवाद, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, कानूनी जो कार्रवाई है उसके अंदर हमें विजय की प्राप्ति होगी, अन्यथा हमारी पराजय होगी। तो ये सब चीजें छठे घर में। इसी के साथ में मामा का जो मामा है तो उनका निर्णय भी इसमें होता है, व्यक्ति को कौन से रोग होंगे, ऋण है, कर्जा है व्यक्ति पे या नहीं है, कर्जा मुक्त कब तक होगा, तो ये चीजें जो है ये छठे घर पे निर्भर करती है व्यक्ति विशेष की। साथ ही आयु का निर्णय इस भाव से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि रोग भाव है, रोग के द्वारा व्यक्ति को कौन सी पीड़ा, कौन सी स्थिति में व्यक्ति जा रहा है, ठीक होगा, किस प्रकार से कैसा, तो इसके द्वारा हम उपाय करके और ग्रह की शांति भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं सातवें नंबर के घर पे। ये सातवां जो घर है ये पत्नी भाव है, इसको पत्नी भाव की संज्ञा दी गई है, साथ ही साझेदारी का, पार्टनरशिप का भाव भी है ये, और इसमें हम व्यक्ति की मृत्यु का भी निर्णय करते हैं। तो सर्वप्रथम जो पत्नी के गुण है, पत्नी की शिक्षा कैसी है या कैसी रहेगी, पत्नी किस प्रकार की प्राप्ति होगी, विवाह होगा तो कैसी लड़की मिलेगी, किस प्रकार की लड़की से विवाह होगा या किस प्रकार के लड़के से विवाह होगा, तो ये जो सातवां घर है ये किस प्रकार से हम इसका निर्णय कर सकते हैं। इसमें पत्नी की अपन एजुकेशन भी देख सकते हैं, पत्नी की आयु का निर्णय भी कर सकते हैं, पत्नी का चरित्र है, पत्नी का की आत्मा, मन स्थिति, स्वास्थ्य पक्ष, इनका हम सातवें घर से अनुमान लगा सकते हैं। साझेदार है हमारा, हमें कितना प्रॉफिट होगा, अन्यथा हम साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमें नुकसान होगा, या साझेदार हमारे लिए सदैव अनुकूल रहेगा, अन्यथा प्रतिकूल हमें फल प्राप्त होगा, तो ये सब कुछ हम सातवें घर से देख सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं जो 8 नंबर का जो घर है उस पर चलते हैं। इसमें किस चीज का निर्णय, इसको आयु भाव कहा गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो आयु भाव में सर्वप्रथम हम आयु का निर्णय करते हैं
कि आयु किस प्रकार से कितनी आयु प्राप्त होगी, अन्यथा कौन सी पीड़ा आ रही है और किसके द्वारा हमारी आयु क्षीण हो रही है या कम हो रही है। इसमें हम और यात्रा का, विदेश यात्रा है तो उसका निर्णय भी इस भाव में हम कर सकते हैं कि विदेश यात्रा होगी, विदेश से हमें लाभ की प्राप्ति हो रही है, अन्यथा नुकसान की प्राप्ति हो रही है। ये चीज हम इस 8वें घर में देख सकते हैं। और फिर हम चलते हैं जो भाग्य भाव, इसको 9वें घर को बोलते हैं भाग्य भाव। ये भाग्य पूर्णतः जो कुंडली है वो भाग्य पर आश्रित रहती है। व्यक्ति विशेष का यदि कुंडली में भाग्य प्रबल है तो करीब करीब 50% जो स्थिति है और ग्रह की वो अकेला भाग्य है उस पर निर्भर करती है। तो भाग्य की जो स्थिति है यदि उत्तम स्थिति बनी हुई है तो व्यक्ति के अपन भाग्य को देख सकते हैं कि भाग्य किस प्रकार से व्यक्ति का साथ देगा या भाग्य में कितनी रुकावटें आएगी, अड़चने आ रही है, ये सब हम देख सकते हैं। धर्म है, धर्म तो धर्म का निर्णय भी इसमें कर सकते हैं कि व्यक्ति विशेष की जो मानसिक स्थिति है वो धार्मिक है, अन्यथा उग्रवादी किस प्रकार की कैटेगरी है, तो वो चीजें हम इस पे देख सकते हैं। साथ ही इसके साथ में साले और साली का निर्णय भी कर सकते हैं। जो ससुराल पक्ष है तो साले और साली का निर्णय इस भाव से हम कर सकते हैं। धार्मिक जो प्रवृत्ति है का तो उसका निर्णय कर सकते हैं। हमारे जो गुरुजन है तो जो पूजनीय है उनका निर्णय कर सकते हैं कि किस प्रकार के हमें मिलेंगे, कौन हमें अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाता है या हमें गलत शिक्षा ग्रहण होगी, हम गलत लाइन में जाएंगे या अच्छी लाइन हम स्वीकार कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं। उसमें क्या है कि भाग्य जो भाव है उसमें ये चीजें हम देख सकते हैं। उसके बाद में हम जाते हैं कार्य क्षेत्र का, इसको बोलते हैं पिता भाव भी बोलते हैं और कर्म भाव भी, और राज्य भाव का निर्णय भी किया गया है। तो व्यक्ति के सर्वप्रथम पिता की स्थिति हम देखते हैं कि पिता है तो पुत्र संतान से बन रही है या नहीं बन रही है, पिता पुत्र का कैसा सहयोग है, पिता को पुत्र के द्वारा लाभ की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, या पिता का सहयोग पुत्र को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पिता की आयु का निर्णय कर सकते हैं, पिता की स्थिति देख सकते हैं कि पिता की स्थिति कैसी है, वो निर्णय कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि व्यक्ति कार्य क्या कर सकता है, किस तरह में आगे बढ़ सकता है और व्यक्ति का कार्य क्षेत्र क्या हो सकता है, उसका निर्णय हम 10वें घर में कर सकते हैं। व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट जो कार्य है उनका निर्णय भी इसी भाव में है कि इस भाव में हमें गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति होती है या नहीं होती है। अधिकतर क्या होता है कि अक्सर बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं व्यक्ति बच्चे और करने के बाद में भी उनको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, किसी न किसी स्थिति में उनके रुकावट आती है। तो वो सब चीजें इस भाव पर निर्भर करती है। इस भाव को यदि अपन मजबूत बनाते हैं, इसकी स्थिति देखते हैं क्या स्थिति है और किस प्रकार से इसकी कार्य हम कर सकते हैं, तो आगे बढ़ने में इसका बहुत ही सहयोग रहेगा। साथ ही फिर इसका लीडरता है, नेतागिरी की जो कार्य है, राज्य कार्य है, उनमें व्यक्ति जाता है या नहीं जाता है, चुनावी क्षेत्र है उनका निर्णय हम इसमें कर सकते हैं कि व्यक्ति कितनी प्रोग्रेस कर सकता है चुनावों के अंदर। यदि मानसिक स्थिति है उसकी ओर जाना चाह रहा है तो उनको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें हम राज्य भाव 10वें घर में देख सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं 11वां जो घर है उसमें। तो 11वां भाव है लाभ भाव और आय भाव। तो हमें अचानकता लाभ और आय की प्राप्ति कैसी होती है और किस प्रकार से, ये दोनों भाव है ये आपस में जुड़े हुए हैं। वैसे तो करीब जो सभी भाव है एक दूसरे के पूरक भाव है, फिर भी ये लाभ भाव और ये आय भाव। लाभ किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, आय कौन सी है, कौन से फील्ड में गया है व्यक्ति, इनका निर्णय हम इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ इस भाव में 11वें भाव में हम भाई और बहनों का निर्णय कर सकते हैं। इसमें कौन से बड़े भाई बहनों का हम निर्णय कर सकते हैं। जैसे इसमें पहले बताया कि ये पराक्रम भाव है, तीसरा भाव है, इसमें छोटे भाई और बहनों का निर्णय होता है। उसी प्रकार से इस 11वें भाव में हम बड़े भाई और बहनों का निर्णय कर सकते हैं और अपना पराक्रम देख सकते हैं, क्योंकि ये भी पराक्रम भाई बहनों के द्वारा पराक्रम की प्राप्ति होती है। तो इसमें पराक्रम और आय क्या अपन को अचानकता जो लाभ की प्राप्ति होती है वो किस प्रकार से प्राप्त होगी, तो ये देख सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं जो 12वां घर है उसमें।
तो 12वें घर में हम क्या देखते हैं विशेषतः, यह मोक्ष भाव कहलाता है या यात्रा भाव इसको कह सकते हैं, व्यय भाव कहलाता है। तो व्यक्ति खर्चा कौन सी फील्ड में करेगा, कौन सी कार्य में करता है, अच्छे कार्य में करता है या गलत कार्य में खर्चा कर रहा है, ये जो है स्थिति ये हम 12वें घर। इसी के साथ साथ यात्रा देख सकते हैं कि अकारण यात्रा कर रहा है या फिर किसी कार्य से यात्रा करता है, और शुभ यात्रा कर रहा है या अशुभ। एक तो मौज मस्ती से और शुभ कार्य में यात्रा होती है, एक गलत कार्य के कारण यात्रा होती है। साथ ही अपन देख सकते हैं इसमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या अन्यथा किस प्रकार इसकी गति होती है या नहीं होती है, या जीवन का जो है आगे का पीछे का पितृ संबंधित है, तो वो हम इसमें देख सकते हैं। और साथ ही साथ बाएं आंख की जो पीड़ा है, इसमें दाहिने आंख की और इसमें बाएं आंख की हम पीड़ा देख सकते हैं कि कोई पीड़ा का योग तो नहीं है ना आंखों में, नेत्रों की में, तो ये सब चीजें हम इसमें देख सकते हैं। ये इस प्रकार से जो निर्णय निकलता है ये हम एकदम सूक्ष्म रूप से और आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं कि अपन इन भावों की संख्या देखते हैं। अक्सर होता है कि ये समय हमारे अनुकूल नहीं चल रहा है या खराब चल रहा है, तो ये स्थिति कब बनती है, ये स्थिति इस कुंडली पर निर्भर होकर के इस प्रकार से बनती है कि जो ये फर्स्ट भाव है, फर्स्ट भाव प्लस ये चौथे नंबर का जो है ये 5वें नंबर का है, और ये जो 9वें नंबर का है, और साथ ही साथ ये जो 10वां घर है, ये 5 भाव कुंडली में बहुत ही शुभ और बहुत उत्तम माने गए हैं। यदि इनका जो स्वामी है, जैसे ये अपन ने फर्स्ट भाव ही लिखा है, लेकिन इसमें यदि अपन मेष राशि ले कि भाई फर्स्ट का मतलब है मेष राशि, तो जो राशि से अपन देखें कि मंगल, इस कुंडली में मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो उत्तम प्रभाव रहेगा। चौथी राशि है वो कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है, तो हम देखते हैं कि चंद्रमा जो है इस कुंडली के लिए उत्तम फलदायक है। उसका महादशा, उसका समय जो है वो बहुत ही उत्तम रहेगा। साथ ही ये सिंह राशि है 5वें घर की, तो 5वें घर में हम देखते हैं तो सूर्य इस कुंडली में उत्तम रहेगा। धनु का जो स्वामी है वो बृहस्पति स्वामी है, तो बृहस्पति इस कुंडली में उत्तम फलदायक है। साथ ही साथ शनि, ये जो मकर 10वां जो घर है, 10वें में हम देखते हैं कि 10 का जो अंक है उसका जो स्वामी बनता है वो शनि बनता है, और शनि इस कुंडली में शुभ फलदायक है। तो इसमें जैसे कुंडली का मेष, कर्क, सिंह, धनु और मकर, इनका जो स्वामी है उनकी महादशा अंतर्दशा है वो उत्तम और शुभ फलदायक रहेगी। साथ ही अब और भाव है, जैसे ये है, इसका जो है दूसरा, तीसरा, छठा और 8वां और 11वां और 12वां, ये जो भाव है इनका जो स्वामी है उनकी महादशा में व्यक्ति को कुछ न कुछ परेशानी होती है। ये भाव है इसको मारक की संज्ञा दी गई है। ये भाव है शत्रु पक्ष, शरीर, रोग, इनका कारक है। ये 7वां घर है, ये भी मारक भाव माना गया है। तो ये 8वां घर है, 8वां घर आयु भाव है और कुछ परेशानी का भाव इसमें भी व्यक्ति को, और साथ ही साथ 11 और 12 इन भावों का जो स्वामी आएगा जीवन में, जब भी इनका समय चलता है तो वो हमें सामान्य और कुछ अशुभ फल की ही प्राप्ति करवाता है। तो ये जो कुंडली का है, आगे मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से इनकी डिटेल समझाऊंगा कि कौन सी राशि के द्वारा हम देख सकते हैं। लग्न में मेष राशि है, वृष राशि है, मिथुन है, कर्क है, तो इन 12 राशियों को प्रत्येक घर में लेकर के मैं आपको अच्छी तरह से इन सब चीजों की डिटेल समझाता हूँ, और आप अच्छी तरह से ये देख सकते हो कि हाँ, हम कुंडली देख सकते हैं और किसी के व्यक्ति का अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी कैटेगरी क्या है या कैसा रहेगा, क्योंकि पूर्णतः जो कुंडली है वो व्यक्ति का आयुमान विशेष है। अपना स्वयं का अक्ष ही व्यक्ति को नजर आ रहा है कि ये कुंडली है, ये व्यक्ति का स्वयं का जो विवरण है पूर्णतः जीवन का वो इसमें लिखा हुआ है, और हम इसको देख करके और अनुमान लगा सकते हैं और सब कुछ व्यक्ति को पूर्णतः करीब सब चीजें बता सकते हैं कि ये चीज तेरे साथ में है। व्यक्ति का चरित्र है वो भी पता चलता है, स्वास्थ्य, शरीर की बनावट सब कुछ पता चलता है। धन संपदा आदि की सबकी करीब जो है धन संपदा है, वहीं पे खर्चा किस
चीज में रहेगा। तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं। तो आप यदि मुझसे जुड़ते हो, अच्छी तरह से देखते हो वीडियो, तो मैं आपको कुंडली का अच्छी तरह से इस प्रकार से मैटर समझाऊंगा कि आप देख सकते हो खुद है कुंडली। तो आप मुझसे जुड़े रहिए और आगे भी मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।